नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। मुल्क की सियासत में एक मरतबा फिर तीसरे महाज की तश्कील अमल में आ रही है। पुराना जनता परिवार फिर एकजुट हो रहा है। क्या यह मोदी मैजिक का इन्फेक्ट है या फिर अपने वजूद की लड़ाई? क्या आज के हालात में हिंदुस्तानी सियासत में तीसरे महाज की कोई अहमियत रह गई है? इसके अलावा हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए मुमकिन टीम इंडिया की। इस एक रोजा आलमी कप के लिए टीम इंडिया के 30 मुमकिन खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इसमें वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जहीर खान, गौतम गंभीर और हरभजन सिंह को टीम में शामिल नहीं किया गया है। और हम आपको बता दें कि ये सभी खिलाड़ी पिछले वर्ल्ड कप के हीरो थे जिसे हिंदुस्तान ने जीता था। आखिर पिछली बार के वर्ल्ड कप के हीरोज को क्यों बाहर रखा गया? क्या यंग ब्रिगेड हिंदुस्तान को आलमी कप जिता पाएगी? इन्हीं मौजूआत पर हम बात करेंगे। और जहां तक तीसरे महाज की बात है तो इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार जनाब सिराज नकवी साहब। और जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे वर्ल्ड कप टीम की बात करेंगे तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे सीनियर खेल साहबी मंसूरुद्दीन फरीदी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। तीसरे महाज की तश्कील में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। जेडीयू, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर एक सियासी जमात तश्कील देने पर इत्तेफाक कर लिया है। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव की रिहाइश पर एक मीटिंग हुई है जिसमें कभी जनता दल का हिस्सा रही सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। इन जमातों को जनता खानदान यानी कि जनता परिवार का नाम दिया जा रहा है। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिहार के साबिक वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ मामलात पर अभी भी इख्तिलाफ बाकी है जिन्हें दूर करने की जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव को सौंपी गई है। मुलायम सिंह ही मुख्तलिफ पार्टियों के इंजमाम का खाका भी तैयार कर रहे हैं। बायां महाज समेत सेकुलर नजरियात के हामिल ऐसी पार्टियों को भी मुजव्वजा जमात में शामिल करने की कोशिश की जाएगी जो जनता परिवार का हिस्सा नहीं रही हैं। सियासी जमातों से बातचीत की जिम्मेदारी भी मुलायम सिंह यादव को ही सौंपी गई है। नीतीश कुमार के मुताबिक नई पार्टी का मकसद मुल्क में एक मुस्तहकम अपोजिशन फराहम कराना है। जनता परिवार ने मरकजी हुकूमत को घेरने का भी मंसूबा बनाया है। काले धन के इशू पर आइंदा 22 दिसंबर को दिल्ली में एक धरना मुनक्किद किया जाएगा। एक साथ मिलकर काम करने के बारे में सहमति तो पिछली बैठक में ही हो गई, लेकिन अब वही बता रहे एक दल बनाने की बात कि सबको मर्ज करके एक दल बनाना है। हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसी के लिए आज श्री मुलायम सिंह जी को अधिकृत कर दिया गया है कि अब सब लोगों से बात करके इसके आगे की जो मोडालिटीज होती है, जो रूपरेखा होता है, उसके बारे में वो चर्चा करके निर्धारित करें। आपस में जो पार्टियों के मिलने की बात है, जिसको यूनिटी कह लीजिए या और भी कोई भी नाम आप दे दें, तो इसके लिए आज की मीटिंग में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को अधिकृत किया गया है। सब लोगों ने उनको ऑथोराइज कर दिया गया है कि आगे पार्टियों को एक होना है, एक करना है। तो इसके लिए जो कुछ भी मोडालिटीज होगी, जो कदम उठाने होंगे, जो लोगों से चर्चा करके उसका स्वरूप तय करना पड़ेगा, तो इन सब चीजों के लिए हम सब लोगों ने मुलायम सिंह जी को ऑथोराइज किया है, वो अधिकृत किए गए और इसके आगे वो सब लोगों से बात करके और उसके लिए जो प्रारंभिक कार्रवाई है वो प्रारंभ कर देंगे और तब फिर आगे हम सब लोग मिलेंगे और इस पर अंतिम रूप से फैसला करेंगे। और बीजेपी ने तीसरे महाज को एक मफरूजा करार दिया है। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर नजमा हेपतुल्लाह ने कहा है कि ये मोदी की मुखालफत में एकजुट है, लेकिन ये उनकी नहीं बल्कि गरीब आवाम की मुखालफत है। तो जो लोग मोदी जी की मुखालिफत कर रहे हैं, मैं समझती हूँ और लोग भी, जनता भी समझती है कि ये पिछड़ेपन को दूर करने के खिलाफ इनकी एकजुट हो रहे हैं ताकि देश में गरीबी रहे। मोदी जी कोई गलत काम तो कर नहीं रहे जिसके लिए ये एकजुट हुए। वो करप्शन तो नहीं कर रही है उनकी सरकार। जिस सरकार ने कि करप्शन किया, यूपीए सरकार ने भयंकर करप्शन हुआ, उसके खिलाफ तो ये लोग एकजुट खड़े नहीं हुए।
मगर जो विकास कर रहा है देश में उसके खिलाफ एकजुट खड़े। मैं ये सवाल जनता से पूछती हूँ कि जनता क्या जवाब देगी। सिराज नकवी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सिराज साहब, ये महाज कितना कारगर साबित होगा और दूसरी चीज है कि क्या ये महाज जो बन रहा है उसमें भी मोदी इफेक्ट काम कर रहा है? इस पर बातचीत काफी हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो ये बड़ी मजाकखेज बात है कि बीजेपी के खिलाफ जब भी कोई खड़ा होता है तो ये लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये बीजेपी की मुखालिफत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की मुखालिफत नहीं है, बल्कि ये मुल्क की मुखालिफत है, ये गरीब आवाम की मुखालिफत है। 31% वोट लेने वाली पार्टी कैसे पूरे मुल्क के आवाम की बात करती है, मेरी समझ से बाहर है। रही इन पार्टियों के इत्तेहाद की बात, तो इसमें कोई शक नहीं कि देखिए माजी में जो इस तरह के तजर्बे हुए हैं अभी तक वो बहुत काम के साबित नहीं हुए हैं, बहुत मौसर साबित नहीं हुए हैं। लेकिन इस वक्त हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त जितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है मुल्क के सेकुलर उसको माहौल को, इतना शायद पहले कभी नहीं करना पड़ा था। मुल्क बहुत विकास की बातें होती हैं, तरक्की की बातें होती हैं, सबको साथ लेकर चलने की बातें होती हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल है पिछले कुछ महीनों में आपने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, दिल्ली में हद ये है कि आपने फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और फसादात के वाक़यात देखे, इन सब ने मुल्क के आवाम को सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हम सही समत में जा रहे हैं, और अगर ये पार्टियां वाकई मुखलिस हैं और इस नियत से ही मुत्तहिद हो रही हैं कि ये लेकिन इसमें सिराज साहब बड़े बड़े लीडर हैं, क्या मान लिया जाए कि फिर मुलायम सिंह यादव जो कि किसी जमाने में वजीर आजम बनते बनते रह गए थे, एक मरतबा फिर इन लीडरों ने इनको अपना लीडर मान लिया है, या फिर जब महाज बाज़ाब्ता तौर पर बन जाएगा तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा? नहीं, मैंने आपसे अभी अर्ज किया ना कि इस माजी में जो इस तरह के तजर्बे हुए हैं बहुत कामयाब नहीं हुए, इसलिए मुस्तकबिल में ये तजर्बा कितना कामयाब होगा ये कहना मुश्किल है। विजय पाठक जी हमारे साथ बीजेपी के लीडर फोन लाइन पर हैं। विजय जी, नजमा हेपतुल्लाह साहिबा का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये लोग मुत्तहिद हो रहे हैं। हमारे स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट सिराज नकवी साहब बैठे हैं, उनका कहना है कि पूरे मुल्क को जोड़ करके कैसे देखा जा रहा है उस पार्टी के बारे में जिस पार्टी ने पिछले लोकसभा इंतखाब में सिर्फ 31% वोट हासिल किया था। आपको क्या लगता है कि ये जो महाज बन रहा है वो कितना कामयाब होगा और क्या इसमें मोदी इफेक्ट काम कर रहा है? देखिए, अभी मैं सुन रहा था जी, और मुझे लगता है कि जो तस्वीरें पेश की जा रही हैं देश की वो मुनासिब नहीं है। लोकतंत्र में एक दल को बहुमत मिला है और वो दल अगर ये कहता है कि सबका साथ और सबके विकास, तो मुझे नहीं लगा कि इन 6 महीनों में जो सरकार केंद्र में है उसके किसी कृतित्व से, किसी कार्य से और किसी व्यवहार से किसी एक वर्ग विशेष को ये लगा हो कि उसकी ये सरकार नहीं है या उसको कहीं चोट है। जो लोग मजहबी आधार पर सियासत करना चाहते हैं, जो इन बातों को उठाकर सियासत करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है और आपकी पार्टी को क्या लगता है कि ये जो मोर्चा है कामयाब हो पाएगा? मुनासिब नहीं है। रही बात मोर्चे की, तो लोकतंत्र में हर बार ये इस तरह के मोर्चे बनते हैं। मोर्चा बना है, सामने जो चुनाव है उन चुनाव में क्या ये मोर्चा कामयाब होगा? अगर केवल लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष हो वो ठीक बात है, और अगर ये लोग कोई सार्थक बात करते हैं तो हमें उसे स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार चलाने वाले लोग ही सारा कुछ सही नहीं सोचते हैं, हमारा दृष्टिकोण साफ है। लेकिन अगर केवल और केवल विरोध के लिए होगा तो मुझे नहीं लगता इसका कोई लाभ होगा, क्योंकि अब ये मोर्चा बना है तो वह मोर्चा चुनाव में जाएगा और चुनाव के बाद बिगड़ जाएगा। कई बार ये बनते हैं, कई बार बिगड़ते हैं, जिससे कोई बहुत गंभीरता से लेने की स्थिति नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये लोग कहीं कोई ऐसी स्थिति बनाते हैं कि कुछ सार्थक मुद्दों को उठाते हैं और सरकार उन सार्थक मुद्दों को लेकर काम भी करती है तो राष्ट्र का हित होगा, और राष्ट्र हित में अगर ये कोई मुद्दा उठाएंगे उसको देखा जाएगा। पर ये कितना कामयाब, यानी मुस्बत तरीके से अगर काम होता है तो आप भी इसका खैर मकदम करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी का भी ये मानना है कि मोदी से परेशान होकर या मोदी इफेक्ट के चलते ये महाज बन रहा है। आइए समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीपी राय साहब से बात करते हैं जो फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सीपी राय साहब, आपका आलमी समय में खैर मकदम है। मुलायम सिंह यादव को कई अहम कामों के लिए ऑथराइज किया गया है, क्या ये मान के चला जाए, ये बात काफी चर्चा में है कि जो बड़े बड़े लीडरान वहां पर हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, देवे गौड़ा हैं, नीतीश कुमार हैं, इन लोगों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मान लिया है, बाद में तो परेशानी नहीं होगी? नहीं, इसमें परेशानी का क्या सवाल, जब बैठे हैं, कई बार बैठे हैं जी, और फिर सबने मुलायम सिंह यादव इनमें सब में वरिष्ठ भी हैं, केंद्र में रक्षा मंत्री रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन लोगों ने अगर नेता मान लिया तो इसमें परेशानी का कहाँ सवाल है। और ये मैं भी सुन नहीं पाया कि बीजेपी के साथी हैं पाठक जी क्या कह रहे थे। अभी तक एक लंबे अरसे से गठबंधनों की सरकार का दौर इस देश में आया है
जी जी। पहली बार बाई चांस बीजेपी वैसे चुनाव तो मिलकर लड़ी थी, लेकिन फिर भी वो अकेले भी 282 सीट पा गई। राज्यसभा में फिर भी अभी बहुत पीछे है। लेकिन एक लंबे अरसे से गठबंधनों का दौर है। जब अटल जी ने सरकार बनाई थी और 13 दिन में गिर गई थी, तो भी वो जानते एक मजबूत अपोजिशन इसका मकसद बताया गया है खास तौर से। तो क्या एक मरकज में एक मजबूत अपोजिशन देने की तैयारी की जा रही है और इसको लीड कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, यानी आपकी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह यादव? ये राजनीति में जो लोग भी हैं, जो राजनीतिक लोकतंत्र में जो दल होते हैं, उनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, देश के सामने जो परिस्थितियां हैं उसको महसूस करते हुए जी एक मजबूत विकल्प देने की भी जिम्मेदारी है, लगाम लगाए रखने की भी जिम्मेदारी है। और जब उस खेमे में से इस तरह के डायलॉग सुनने को मिलते हो कि सिर्फ 17.5 करोड़ लोग राम जादे हैं और बाकी लोग जो शब्द मैं कह नहीं सकता उस तरह के लोग हैं, इस देश के 107.50 करोड़ लोगों को 0.5 करोड़ लोगों को कुछ और ज्यादा कहा जाता हो, जब ये कहा जाता हो कि जो लोग हमारे साथ नहीं हैं उनके हाथ कट सकते हैं या वो पाकिस्तान जा सकते हैं, तो जब उस खेमे से इस तरह की तमाम बातें होती हो तो इरादे साफ हैं। जब ये कहा जाता हो कि 800 साल बाद पहली बार शुद्ध हिंदुओं की सरकार बनी है, तो हम जैसे लोग हिंदू हैं हमारे, लेकिन जागरूक नागरिक भी हैं। इस देश की एक बहुत लंबी सियासत रही है। तो इसी के खिलाफ सेकुलर जहनियत के लोग सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बिहार में इसका कामयाबी के साथ तजुर्बा हुआ है। सिराज नकवी साहब, बिहार में ज़िमनी इंतखाब हुआ था, वहां जो महाज बना था उसमें कामयाबी मिली। बिहार और उत्तर प्रदेश के इंतखाब के तनाजुर में अगर देखा जाए, और जाहिर सी बात है इसी को पेश नजर रखते हुए ये महाज भी बनने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि मोदी इफेक्ट को कम करने में यह महाज कामयाब हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि उनका नाम लेना चाहिए। जी, सिराज नकवी साहब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। जी सिराज साहब। नहीं, देखिए, मुझे अभी इस मामले में पहले से कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार और यूपी की जो पार्टियां इसमें शामिल हुई हैं, चाहे मुलायम सिंह जी की पार्टी हो, चाहे लालू जी की पार्टी हो या देवगौड़ा जी की, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, उनके बहुत ज्यादा असरात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कई अहम इलाकाई पार्टियों को अभी इसमें छोड़ दिया गया। मसलन यूपी की आप बात करें तो बीएसपी जैसी पार्टी इसमें शामिल नहीं है। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को बुलाया जा सकता था, लेफ्ट पार्टी इसकी बात थी। तो कहा जा रहा है कि कुछ दूसरी पार्टियों से बातचीत भी चल रही है। तो अभी उसकी सही शक्ल सामने नहीं है, और जब तक सही शक्ल सामने नहीं आ जाती तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि ये महाज या जो पार्टी बन रही है ये इलेक्शन में किस तरह से असरअंदाज होगी, और मोदी इफेक्ट को रोकने में या जो फिरका परस्ती की एक लहर सी शुरू हो गई है उसको रोकने में ये पार्टियां किस हद तक कामयाब होंगी। लेकिन बहरहाल ये कोशिश है और इस कोशिश को का खैर मकदम होना चाहिए। सीपी राय साहब से जानना चाहते हैं, जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी के, कि अब तक जो लीडरान आए हैं वो जनता परिवार के हैं, किसी न किसी तरीके से जनता दल से में शामिल रहे। लेकिन यह भी बात कही गई है आज की मीटिंग में कि जो जनता परिवार की हमख्याल पार्टियां हैं और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उनको भी साथ में लाया जा सकता है, और इसके लिए भी ऑथराइज किया गया मुलायम सिंह यादव जी को। तो आपको क्या लगता है इस तरह की कोशिशें कितनी जल्दी कामयाब होंगी और कितना जल्दी ये फ्रंट जो है हतमी तौर पर हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा और बनकर तैयार हो जाएगा? सबसे पहले भी जो लोक दल था उसके भी 4 जगह मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी, और उड़ीसा की पार्टी भी उसका पार्ट थी। तो लोक दल बड़ा व्यापक दल था। सोशलिस्ट पार्टी का जब विलय हो गया था तो और व्यापक हो गया था, और उस वक्त स्वतंत्र पार्टी से लेकर के तमाम 7 पार्टियां मिली थी, तब वो बना था उस समय। और फिर जनता दल तो बहुत बात की कहानी है। तो ये जब लोकतंत्र, देखिए मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ जी। लोकतंत्र में एक ट्रांजिशनल फेज होता है जिसमें तरह तरह के प्रयोग होते हैं। मैं एक बात पर जरूर आपसे एतराज करना चाहूंगा कि एक ही व्यक्ति विशेष को, एक संगठन विशेष कोई बहुत महामानव बना के, सुपरमैन बना करके इस देश पर थोपने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों को जो जिम्मेदार टाइप के लोग हैं, किसी को सुपरमैन की तरह चर्चा करके सिर्फ उसके इर्द गिर्द चर्चा करने से शायद बचना चाहिए। हमको सिद्धांतों पर, देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो उसके सामने जो खतरे हैं, उसको मद्देनजर रखकर बात करनी चाहिए। और ये जो सारी चीजें बन रही हैं अभी तो शुरुआत है, हो सकता है धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़ जाए। चलिए, देखने वाली बात ये होगी कि कितने लोग जुटते हैं, कितनी पार्टियां इसमें आती हैं, कितनी हमख्याल पार्टियां जनता परिवार की आती हैं, और ये महाज कितना कामयाब होता है। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि काफी पर्सनैलिटी क्लैश हुआ था इसमें। सिराज नकवी साहब भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसमें क्या हो सकता है कि ये महाज अगर बनेगा तो उसका लीडर कौन होगा, इसके बारे में भी साफ नहीं है। लेकिन 2 चीज तो एकदम साफ है कि मुलायम सिंह यादव पर बड़े फैसले छोड़े गए हैं, और प्रेस ब्रीफिंग जो कर रहे हैं वो लगातार पिछली मीटिंग से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है अभी तक मीडिया में भी और सियासी गलियारों में भी कि नंबर 1 मुलायम सिंह यादव और नंबर 2 नीतीश कुमार इस वक्त है। लालू प्रसाद की क्या जगह होगी ये अभी कहना मुश्किल है।
ब्रेक का वक्त हो गया है। हम सिराज नकवी साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे स्टूडियो में आने के लिए, और फोनलाइन पर बात करने के लिए अपने दोनों मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए मुमकिना टीमों के इंतखाब की। ये टीम चुनी गई है, और हैरत की बात एक ये है कि पिछले वर्ल्ड कप के हीरोज को इस टीम में कई हीरोज को जगह नहीं मिली है। हम आपको याद दिला दें नाजरीन के पिछला वर्ल्ड कप हिंदुस्तान ने जीता था, और हिंदुस्तान को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आइंदा साल के वर्ल्ड कप में अपने खिताब का दिफा करना है। कैसी होगी टीम और कैसी रहेगी हिंदुस्तानी टीम की दावेदारी, इस पर हम बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद रहेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। तो आइए लेते हैं ब्रेक। ये है फूलों ने अपने गांव के हर तरसते नल को देखा, कभी दूषित होते जल को देखा, अपनी सहेलियों को मीलों आते जाते देखा, और बोली अगर जमाना बदला है तो मेरा गांव क्यों नहीं। उसने लोगों को जागरूक किया और सरपंच के साथ मिलकर जल एवं स्वच्छता समिति को दोबारा सक्रिय किया, और झट से बन गया नया तरीका समिति के साथ पानी की हर समस्या सुलझाने का। और अब से ऐसे ही चलेगा। My friend lives to sail, to fight, to win. My son lives a life that's the envy of many. My husband lives it up when he's off duty. My friend. My son. My husband is a naval officer. He has an ocean of opportunities. Indian Navy, an ocean of opportunities. www.joinindiannavy.gov.in. वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आइंदा साल होने वाले वर्ल्ड क्रिकेट कप के लिए ऐलान की गई 29 नफरी हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को, जो कि जाहिर सी बात है प्रोबेबल से मुमकिन टीम है। और कैसी रहेगी ये टीम, कैसा रहेगा दावा, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप के जो हीरोज थे वो कई इस टीम से नदारत हैं। और किस तरह की दावेदारी रहेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की उछाल भरी पिचों पर खेलना है हिंदुस्तान को, और अपने खिताब का दिफा भी करना है, क्योंकि हिंदुस्तान मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, और फोनलाइन पर हमारे साथ होंगे क्रिकेट के जाने माने स्टैटिस्टिशियन और जर्नलिस्ट मोहम्मद इशाउद्दीन। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मुश्तरका मेजबानी में होने वाले एक रोजा आलमी कप के लिए टीम इंडिया की 30 मुमकिना खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें टीम से बाहर चल रहे वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जहीर खान, गौतम गंभीर और हरभजन सिंह को शामिल नहीं किया गया है। और हम आपको बता दें कि जिन खिलाड़ियों को मुमकिन टीम में जगह मिली है उनमें MS धोनी, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, रॉबिन उथप्पा, विराट कोहली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, केदार जाधव, मनोज तिवारी, मनीष पांडे, रिद्धिमान साहा, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा, अमित मिश्रा, अक्षर पटेल, अश्विन, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, वरुण एरोन, मोहम्मद शामी, उमेश यादव, स्टुअर्ट बिन्नी, करण शर्मा, धवल कुलकर्णी, मोहित शर्मा, मुरली विजय, अशोक टिंडा और परवेज रसूल के नाम शामिल हैं। परवेज रसूल जम्मू कश्मीर के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें वर्ल्ड कप की मुमकिन टीम में जगह मिली है, और इन्हीं 30 खिलाड़ियों में से आलमी कप के लिए फाइनल्स टीम मुंतखब की जाएगी। आलमी कप के लिए मुंतखब टीम की फहरिस्त बीसीसीआई को 7 जनवरी तक आईसीसी को भेजनी है। और हम आपको बता दें कि आलमी कप 14 फरवरी से 29 मार्च के दरमियान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के 30 मुमकिन खिलाड़ियों के नाम के ऐलान पर बीसीसीआई के नायब सदर का क्या कहना है, सुनते हैं। ये तो सिलेक्टर्स का प्रोरोगेटिव है, विशेषाधिकार है कि किसको लेते हैं। जहां तक ड्रॉप करने का सवाल है तो ये सिलेक्टर्स तय करते हैं, और बाकी टीम में काफी यंग ब्लड को मौका दिया गया है, बडिंग टैलेंट को मौका दिया गया है, और कुछ सोच समझ के वहां की कंडीशंस देख के सिलेक्टर्स ने निर्णय लिया है। एक कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने एक्सपीरियंस और यंग ब्लड का, फिर सिलेक्टर्स के ऊपर है। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, दो अहम बात है। पहली अहम बात तो यह है कि पिछला वर्ल्ड कप हिंदुस्तान ने जीता था, और उसके जो हीरोज थे वो इस टीम में अब नहीं रहेंगे, चूंकि प्रोबेबल्स में वो शामिल नहीं है।
और दूसरी हम बात यह है कि बेशतर खिलाड़ी ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले ही नहीं है, बिल्कुल नई टीम है, यंग ब्लड को मौका देना महेंद्र सिंह धोनी की बहुत पुरानी हिकमत अमली रही है। लगता है कि इस सिलेक्शन में कप्तान धोनी की बहुत ज्यादा चली है। आप इस टीम से कितनी उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, जहां तक सीनियर्स की बात करते हैं, जो 5 नाम नजर नहीं आ रहे हैं, इस पे हम लोग बात कर रहे थे, वो देखिए उनके सिलेक्शन ना होने पे कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में उनके कोई नुमाया तौर पे कहीं इन्होंने अपने आप के परफॉर्मेंस नहीं की उन्होंने। और दूसरी बात ये कि इन 5 में कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसको आप दावेदार कह सकते हैं, चाहे वो युवराज सिंह हो, चाहे वो सहवाग हो, इनकी घरेलू क्रिकेट में ना के बराबर परफॉर्मेंस। लेकिन मंसूर साहब, कहा जा रहा है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिनके पास तजुर्बा था और बावकार तरीके से वर्ल्ड कप खिलाकर उन्हें विदा किया जा सकता। नहीं, देखिए, वर्ल्ड कप का जब मामला आ जाएगा तो वहां हम किसी के रिटायरमेंट के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो मुहैया करा नहीं सकते। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप धोनी का नाम आपने लिया, धोनी जो है वो यंग ब्लड को तरजीह देते हैं और उनके साथ जो है संदीप पाटिल जो चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने उसी लाइन को पसंद किया है। तो पूरी टीम जो है वो यंग ब्लड के ऊपर आई है, एक्सपीरियंस को इन्होंने इग्नोर किया है। और उसकी शायद एक वजह ये हो सकती है कि इंग्लैंड में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे तो उस वक्त भी हमने एक्सपीरियंस को इग्नोर किया था और वो वहां पर वो चीज क्लिक कर गई थी। तो इस फोनलाइन पर सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद इशाउद्दीन भी हैं, जो क्रिकेट के स्टैटिस्टिशियन भी हैं। इशाउद्दीन, मंसूरुद्दीन फरीदी साहब का ये कहना है कि ये जो हीरोज थे ये अब माजी की बात हो गई है, अब इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और इन्हें अगर शामिल नहीं किया गया तो कोई हैरत की बात नहीं है। आपको क्या लगता है, ये जो यंग ब्रिगेडियर होगी, जो धोनी ब्रिगेडियर के नाम से वर्ल्ड कप में जाएगी, अपने खिताब का दिफा भी करना है, किस तरह से कामयाब हो पाएगी? और ये जो पूरी 30 खिलाड़ियों की टीम है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी इशाउद्दीन साहब, लगातार चर्चा हो रही है मंसूरुद्दीन फरीदी साहब परवेज रसूल के बारे में, चूंकि जम्मू कश्मीर से बहुत कम खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं और खास बात यह होती है कि जम्मू कश्मीर में वो माहौल नहीं है। जब रेस्ट ऑफ इंडिया में क्रिकेट का सीजन जब शुरू होता है तो वहां क्रिकेट ऑफ सीजन हो जाती है। बहरहाल पहले हिंदुस्तानी टीम में जगह बनाई, उसके बाद वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स में आए हैं। कितनी उम्मीद है आपको परवेज रसूल से, या फिर जो इसके बाद जो हाथ में टीम बनेगी उसमें जगह मिल पाएगी? क्योंकि मोहम्मद शामी उनसे मजबूत दावेदार है। जी देखिए, परवेज रसूल का मामला ऐसा है कि आप इससे पहले भी वो टीम में आए हैं, लेकिन उनको ना खिलाने पे भी एक बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है। और शायद ये है कि वर्ल्ड कप में इनको फाइनल में सिलेक्शन होगा, उसमें पहुंचने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स की शक्ल में अश्विन मौजूद है, हमारे पास हमारे जडेजा को इस्तेमाल हम करते हैं। इसलिए मैं देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि वो पहले फाइनल 11 में या जो हमारे टॉप जो सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है, उसमें उनका नाम आए। तो अगर वो नाम आता है तो वो बेटर कर सकते हैं, क्योंकि जहां हम यंग ब्लड के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो वहां पर परवेज रसूल भी उन्हीं में से एक। लेकिन आपने यंग ब्लड की बात बार बार की है, तो पहले ये कहा जाता रहा है, अक्सर सब लोग कहते हैं कि तजुर्बा और जोश दोनों का इश्तराक अगर रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। इसमें जोश यानी कि नया खून ज्यादा नजर आ रहा है, तजुर्बे की बहुत कमी है क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं। देखिए शबाब साहब, देखिए जो 5 नाम हैं उनमें आप उनको घरेलू क्रिकेट में देखिए उन्होंने क्या परफॉर्म किया। सहवाग सिर्फ इसलिए घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे कि उनको उम्मीद थी कि 2015 में वो वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्शन हो जाएगा। गौतम गंभीर उसी लिए खेल रहे थे, युवराज सिंह उसी लिए खेल रहे थे। अब देखिए आप इनके सामने कोई रास्ता और बचा नहीं है इसके अलावा कि वो रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि ये आखिरी उम्मीद थी और यही चीज उनको मोटिवेट कर रही थी खेलने के लिए घरेलू क्रिकेट में। और अगर उनका सिलेक्शन 30 खिलाड़ियों में नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उनका आगे का रास्ता बंद है। सेलेक्टरों ने साफ साफ ये कह दिया है कि अब आपके लिए जगह नहीं है टीम में। बिल्कुल, देखिए लेकिन अब तो इन 30 खिलाड़ियों के बारे में ही हमें बात करनी होगी, इन 5 को तो भूल ही जाना पड़ेगा वर्ल्ड कप की जहां तक बात है। तो इन 30 खिलाड़ियों में आपको क्या लगता है कितना पोटेंशियल देखने को मिल रहा है? देखिए अभी जो टीम हमारी ऑस्ट्रेलिया गई है, इस पे इन 30 खिलाड़ियों में से जो टीम में हमारे ऑलरेडी भी ऑस्ट्रेलिया में गए हुए हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा बेटर। वो ना इसी टीम में 3-4 नए नाम जोड़ सकते हैं, अदरवाइज जो टीम हमारी ऑस्ट्रेलिया गई हुई है इसी में यही टीम हमारे ख्याल वर्ल्ड कप में पूरी रहेगी। 2-3 नाम इसमें बहुत से बहुत चेंज हो सकते हैं। वो फास्ट बॉलिंग्स में ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि देखिए ईशांत शर्मा है, अभी उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं। शामी जो है वो आपके पूरे वनडे में बहुत महंगे। इशाउद्दीन जुड़ गए हैं। मोहम्मद इशाउद्दीन, मंसूरुद्दीन फरीदी साहब का यह कहना है कि पिछले वर्ल्ड कप के जो हीरोज थे अगर उन्हें शामिल नहीं किया गया है मुमकिन खिलाड़ियों में तो कोई हैरत की बात नहीं है। आपको क्या लगता है इन नौजवानों से काम चल जाएगा, चूंकि खिताब का दिफा करना है टीम इंडिया को? बिल्कुल, फरीदी साहब का कहना बिल्कुल सही है और हम भी उनके साथ में हैं। और जहाँ तक पिछले वर्ल्ड कप के हीरोज की बात है तो वो जब उनका फॉर्म नहीं है, साथ साथ फॉर्म नहीं है, उम्र भी थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है,
और पिछले 1 साल से लगभग 1 साल से टीम में नहीं है, तो ऐसे खिलाड़ी को कैसे रखा जा सकता है? बहुत सारे हीरोज रहे हैं जो पिछले वर्ल्ड कप के, और उनको बड़ा दरकिनार किया जाता रहा है। तो जब फॉर्म में खिलाड़ी नहीं है और नौजवान जो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा कर रहे हैं, तो उनको टीम में रखना ही पड़ेगा। ऐसे में उन खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं बनती है जो आउट ऑफ फॉर्म है। तो टीम के इंतखाब में जाहिर सी बात है कप्तान का तो रोल होता ही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मरतबा फिर महेंद्र सिंह धोनी की सबसे ज्यादा चली है? जाहिर सी बात है कप्तान का इसमें चली ही है, और वो चाहते हैं कि उनकी ही टीम बने, तो सेलेक्टर्स ने उनकी बात भी मानी। क्योंकि धोनी पर पसंद और नापसंद का इल्जाम भी लगता रहा है, शाउद्दीन आप अच्छी तरह जानते हैं। ये तो एक सिलेक्शन कमेटी में कप्तान की बात रखी जाती है और मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि कप्तान की बात न रहने की बात यह है कि बाकी सिलेक्टर्स भी है, उनका भी मानना है कि ऐसे ही खिलाड़ियों को रखा जाए। सिलेक्टर्स ने बता दिया है, बाकी जिन खिलाड़ियों को नहीं चुना गया है, सीनियर्स को बता दिया है कि भाई आपका अब समय आ गया है, अब खुद को संभाल लीजिए। तो इन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कंडीशन में किस तरह परफॉर्म करनी होगी, इसके बारे में बहुत कुछ इन्हें समझाना होगा, क्योंकि बेशतर खिलाड़ी ऐसे हैं जो वहां अभी तक खेले नहीं है, बल्कि वहां का माहौल भी नहीं देखा है। आपको क्या लगता है इसमें जो फाइनल टीम बनेगी वर्ल्ड कप के लिए, उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो किस तरह का होगा, और बैटिंग बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन होगा, आपको क्या लगता है कि जो सिलेक्टर्स जब अगली बार बैठेंगे तो इस पर काफी मत्थापच्ची करनी पड़ेगी? देखिए, टीम में बहुत ज्यादा फेरबदल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें लगता है कि जो फॉर्मेट पहले से चलता आ रहा है उसी को धोनी और उनके जो टीम मैनेजमेंट होंगे वो संभाल के रखेंगे, और 1-2 परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा लगता है मुझे। परवेज रसूल के बारे में क्या चांस नजर आ रहा है आपको? परवेज रसूल के बारे में चूंकि उनके बहुत सारे अश्विन हैं, कर्ण शर्मा है, अमित मिश्रा है, ये जडेजा भी है, तो इनसे उनकी जो टक्कर होने वाली है, और अक्षर पटेल लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि अक्षर पटेल और परवेज रसूल के बीच में ही अंतिम 15 का फैसला होना है। जी। थोड़ा सा परवेज रसूल इस मामले में थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे हैं। अब ये देखना है कि बाकी जो इन दिनों जो रणजी ट्रॉफी मैच होना है उसमें वो क्या परफॉर्म करते हैं। तो 1 महीने में जो मैच वो खेलेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अंदर 15 में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो चलिए, आज की खास बात ये रही कि दोनों ही हमारे मेहमान टीम जो चुनी गई है उससे पूरी तरह मुतमईन है, और उन्होंने कहा है कि कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है उनका फॉर्म नहीं था। हम शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पर मोहम्मद शाहुद्दीन का हमसे जुड़ने के लिए। और चलते चलते आखिर में वक्त की कमी है, हम जानना चाहेंगे मंसूरुद्दीन फरीदी साहब से कि आपको क्या लगता है, जैसा कि ईशा ने कहा कि बहुत ज्यादा परेशानी अगली मरतबा सिलेक्टर्स को नहीं होगी, क्योंकि जो फॉर्मेट वनडे क्रिकेट का चला आ रहा है, जो टीम खेल रही है वही टीम रहेगी। आमतौर से 1-2 तब्दीली हो सकती है, और परवेज रसूल के लिए भी काम आसान नहीं है। नहीं, बेशक देखिए, जो टीम हमारी सेट है वही रहेगी। मैंने आपसे पहले कहा कि इसमें बहुत से बहुत 1 या 2 नामों की तब्दीली हो सकती है, अदरवाइज पूरी टीम जो धोनी लेके गए हैं उसी में चेंजेस आएंगे। एक का दुक्का चेंजेस आ सकते हैं, वो भी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में गई हुई टीम कुछ खराब खेलती है, उसमें जो नाम कटेंगे तो कटेंगे, अदरवाइज टीम वही रहेगी। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि आइंदा साल होने वाले वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 30 मुमकिन खिलाड़ियों की टीम का ऐलान कर दिया गया है। इसमें कई अहम जो 5 नाम है जो इस वक्त टीम से बाहर चल रहे हैं वो टीम में शामिल नहीं है। हमारे दोनों एक्सपर्ट का कहना है कि ये कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि टीम में उसी को शामिल किया जाता है जिसका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट या फिर किसी और फॉर्मेट के क्रिकेट में अच्छा रहता है। लिहाजा पूरे दोनों एक्सपर्ट को पूरी उम्मीद है कि ये जो यंग बॉलर्स टीम में आए हैं वो अच्छा करेंगे, और सबसे बड़ा एक साइकोलॉजिकल दबाव जाहिर सी बात है टीम इंडिया पर इसलिए रहेगा क्योंकि टीम इंडिया को अपने खिताब को बचाना है, अपने खिताब का दिफा करना है। हम उम्मीद करते हैं कि अगली मरतबा जब सिलेक्टर्स बैठेंगे तो एक ऐसी मुतवाजिन टीम तश्कील देंगे जो कि वर्ल्ड कप में मजबूती के साथ अपने खिताब को बचा सके। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हम शाहुद्दीन का शुक्रिया अदा कर चुके हैं, और हम मंसूरुद्दीन फरीदी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे स्टूडियो में आने के लिए। तो नाजरीन, हालात हाजरा में अभी बस इतना ही। हम आपको याद दिला दें कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।